वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज जो है भारत स्वतंत्रता दिवस जो है यहाँ पर मना रही है और उससे जुड़ा हुआ आज हमने छुट्टी नहीं ली है और आज हम पूरे आपको आर्टिकल्स जो है बताएंगे। आप सभी लोग जब दिन में जो है अपना गेम्स वगैरह से या सब चीजों से फ्री हो जाएं तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोगों का जो पढ़ाई की कंटिन्यूटी है वो रुके नहीं बीच में, वो छूटे नहीं बीच में। 15 अगस्त को हम लोग जो है आपको सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आजादी का जो है अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं 15 अगस्त का हमारे भारत के इतिहास में, हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो उसी से हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे कॉल करके आसानी से पीडीएफ को ले सकते हैं। ये दो नंबर्स हैं आपके सामने, इनको पीडीएफ आप कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हम लोगों का, वो है एनसो का इम्पैक्ट इंडिया पर। दूसरा, कच्छावू आइलैंड, कच्छा थीवू भी कहते हैं, कच्छावू भी पढ़ लेते हैं, दोनों ही सेम बात है। फिर आता है ब्रिटिश एरा का क्रिमिनल लॉज को आज के टाइम पे उसमें बदलाव लेकर के जो आया जा रहा। फिर है जो हमारा इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, वृद्धिशील सीआरआर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स। तो जो सबसे पहला है वो है एनसो का इम्पैक्ट इंडिया पर। एनसो का इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ रहा है, पहले तो मैं ये बता दूं। एनसो मीन्स होता है एल नीनो और साथ में सदर्न ऑसिलेशन। ई एन से एल नीनो होता है और एस ओ से सदर्न ऑसिलेशन होता है। तो अभी यहाँ पर जो है एक न्यूज़पेपर में ये सब बताया है कि एनसो का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में, इंडिया की और जगह पर किस प्रकार का पड़ने वाला है। तो एनसो पहले क्या होता है वो समझ लेते हैं और इम्पैक्ट जो है वो ये बताने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भारत के कुछ हिस्सों में जो है कम रेनफॉल रहेगी और कुछ हिस्सों में ज्यादा रेनफॉल रहेगी। एनसो बेसिकली होता क्या है ये समझो पहले तो। एनसो एक ऐसा फिनोमिना है जब जो हमारा समुद्र होता है और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है दोनों आपस में टकरा जाते हैं। समुद्र और जो हमारा एक तरीके से एटमॉस्फेयर है या फिर वायुमंडल। होता क्या है कि जो समुद्र की सतह होती है ना वो बहुत गर्म होने लग जाती है और ये ज्यादातर जो है आपको पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। जो समुद्र की सतह है वो गर्म होने लग जाएगी। कहाँ पर ज्यादातर ये देखने को मिलता है, जो पैसिफिक ओशन का सेंटर वाला हिस्सा है ना, बिल्कुल वहां ज्यादा देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है कि जो नॉर्मली जो सिचुएशन चल रही होती है, जो हर बार की एल नीनो ला नीना की सिचुएशंस होती है, उस पे फर्क पड़ने लग जाता है। अब जो गर्म पानी होगा इधर का, वो पूरा गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बादल बनेंगे, वर्षा होगी, जो पूरी हवा चलती है उसके पैटर्न में चेंज आएंगे। इन सब चीजों की वजह से कुछ ना कुछ एल नीनो, मतलब इन सब चीजों की वजह से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो एल नीनो जो होता है उसके साथ में मिलकर के हर बार हर नए नए इंटरवल्स पे होता है, 2 से 7 साल के इंटरवल्स पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम हो गया, ओशनिक सर्कुलेशन हो गया, अलग अलग प्रकार से होता है। तो जो एनसो है यहाँ पर, इनको जब भी कभी गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो पैसिफिक रीजन के बहुत बड़े बड़े इलाकों पे इसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। गरम गरम जो है वो होने लग जाता है उस रीजन में। कई जगह पर सूखा भी पड़ जाता है क्योंकि बारिश की कमी हो जाती है। कई जगह पर इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि लू की थपेड़े पड़नी शुरू हो जाती है। और कई जगह पे बारिश कम भी होती है और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे ज्यादा तेज उबाल बनता है और बारिश बहुत तेज हो जाती है और साइक्लोन तक वहां पे बन जाते हैं। साइक्लोन का मतलब होता है चक्रवात। ठीक है भाई। तो एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी में भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि अगर बारिश तेज है या बारिश नहीं आ रही है या बारिश कम है, आपको पता है कि उन सब की वजह से क्रॉप के ऊपर पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। क्रॉप फेल हो जाती है, क्रॉप अच्छी हो जाती है, वो सब कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही है। और इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट के ऊपर भी पूरा प्रभाव पड़ता है इसका इसका
ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, आउटपुट में भी प्रॉब्लम। तो सब चीजों में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो एल नीनो का, ला नीना का और कंबाइन करके सदर्न ऑसिलेशंस के साथ कंबाइन प्रभाव पड़ता है, या पढ़ सकते हो सारा। और इसकी प्रेडिक्शन करना ऐसा है कि भाई कर सकते हैं, जितने भी साइंटिस्ट और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो इसकी प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन कई बार इसकी प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। एडवांस लेवल पे फोरकास्ट करना, पूर्वानुमान लगाना पहले ही, ये थोड़ा आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो जो उस एरिया में आने वाले जो भी लोग हैं सबको बताना आसान हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन के एफर्ट्स पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, हो जाए तो वो बेटर होगा, तो यही बात लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ये देखो, आपको मैंने बताया था ना कि इस एरिया के अंदर कई बार जो है साउथ सेंटर के अंदर कुछ गर्म जो है हवाएं बनने लग जाती है और उनकी डायरेक्शन पे जो है वो चेंज हो जाती है। कई बार ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में जाकर के होता है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो साउथ के इस रीजन में, जैसे कई बार पेरू के अंदर, पेरू में सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगला है भाई कच्छा थीवू आइलैंड। कच्छा थीवू आइलैंड जो है अभी प्रधानमंत्री ने इनका उल्लेख किया है। ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये आइलैंड अभी बस मतलब पॉलिटिकली का एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अभी यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, तब कच्छा थीवू आइलैंड का जिक्र किया था यहाँ पर। और ये बोला था कि इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने 1974 में कच्छा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था, तमिलनाडु का। तो कच्छा थीवू आइलैंड जो है ना, ये आज के समय के रामेश्वरम, सब जानते हैं ना, रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। तो वो एक तरीके का निर्जन अपतटीय द्वीप है जो कि नेथन दीवू श्रीलंका और रामेश्वरम में भारत के बीच में स्थित है। असल में ये जो बना था ये वोल्केनो के ऊपर आने की वजह से बना था। 285 एकड़ का वो लैंड है जो कि जब पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी तब इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर उस पर राज किया करते थे। उसके बाद जो राजा थे रामंद के, जो कि रामनाथपुरम है आज के समय का, उन्होंने वो आइलैंड जो है अपने पास कब्जे में रख लिया था और फिर उसके बाद मद्रास में उसको ऐड कर दिया था। मद्रास आज के समय का चेन्नई या तमिलनाडु का रीजन आप कह सकते हो। और फिर 1921 में दोनों ही आइलैंड ने इसके ऊपर जो है अपना क्लेम किया था। दोनों ही जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका और इंडिया, दोनों ने ही इसके ऊपर बोला था कि हम लोगों को जो है ये आइलैंड चाहिए फिशिंग के लिए, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, सिलोन और ब्रिटिश के बीच में। सिलोन में आपको बता दूं, सिलोन जो है वो श्रीलंका का पुराना नाम है, याद रखिएगा। ऐसे ही जो सियाम है, ये किस कंट्री का पुराना नाम है, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सियाम भारत की कौन सी, नेबरिंग तो नहीं कहूंगी मैं, पर हाँ भारत के काफी मतलब पास में ही है, ज्यादा मतलब बॉर्डर टच नहीं होता लेकिन है पास में। कौन सी कंट्री का पुराना नाम है सियाम? तो अभी फिलहाल जो इसके ऊपर कोई नहीं रहता है, इस निर्जन द्वीप के ऊपर, क्योंकि इस द्वीप पे कोई नहीं रहता है, इस द्वीप का जो प्रबंधन है वो श्रीलंका द्वारा जो है वो किया जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यही है। तो अभी कॉन्फ्लिक्ट ये है कि भाई यहाँ पर जो फिशरमैन है यहाँ पे जाते हैं, और बात ये होती है कि अगर आप उनके उनके एरिया में चले गए या वो हमारे एरिया में आ गए तो दोनों कंट्रीज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो अब ये इशू जो है वो 1974 और 1976 में साइन हुआ था, जिसमें ये पूरी बात यहाँ पे डिसाइड की गई थी। और उसके बाद इंडो श्रीलंका मैरीटाइम अग्रीमेंट साइन होता है, भारत श्रीलंका समुद्री समझौता, जिसमें उस समय की हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ये जो कच्छा थीवू आइलैंड है ये श्रीलंका का पार्ट है। ठीक है, तो आज के समय में श्रीलंका के पार्ट में काउंट किया जाता है। और साथ ही साथ 1976 में एक और अग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें ये बोला गया कि दोनों देशों के जो मछुआरे हैं उनको एक दूसरे के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मछली पकड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब हमारे फिशरमैन उस एरिया में नहीं जाएंगे, उनके फिशरमैन यहाँ पे नहीं आएंगे, और साथ ही साथ इस आइलैंड को फिशरमैन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस अग्रीमेंट में जो है पाक स्ट्रेट के आसपास का जो रीजन है उसके ऊपर बात की गई थी, और मछली पकड़ने के लिए द्वीप का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन जो भारतीय मछुआरे थे अगर वो जाना चाहे उस रास्ते से होते हुए आगे श्रीलंका की जल सीमा के अतिक्रमण जो है वो जारी रख सकते हैं मछली पकड़ने। ठीक है, सब कुछ उसके बाद से सही रहा कुछ टाइम तक। दोबारा से प्रॉब्लम निकल के आई जब नई नई फिशिंग ट्रॉलीज का इस्तेमाल किया जाने लगा और इंडिया के फिशरमैन थोड़े ज्यादा बढ़ते गए।
तब ये प्रॉब्लम्स आगे आने लगी, और फिर जो है श्रीलंका की सरकार ने, श्रीलंका के लोगों ने इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। तो दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो अरेस्ट होने शुरू हो गए यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है श्रीलंका के फिशरमैन और इंडियन फिशरमैन के बीच में ये सबसे बड़ा इशू आज भी है। 1983 से लेकर के 2009 के बीच में श्रीलंका की नेवी ने यहाँ पर बताया कि 250 फिशरमैन जो हैं श्रीलंका के, वो यहाँ पर उनकी डेथ हुई है। कितने सारे फिशरमैन को यहाँ पर तकलीफ पहुंची है, उनके उपकरण नष्ट हो गए, उनकी मछलियां जब्त कर ली गई है, ये श्रीलंका की नौसेना ने बताया। उसके बाद फिर जब आप लोग जानते हैं LTTE का फॉर्मेशन हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इनका जब फॉर्मेशन हुआ तो श्रीलंका की जो सरकार है उन्होंने पानी में श्रीलंका के मछुआरों की आसान आवाजाही को प्रबंधित कर दिया, और भारतीय मछुआरों को इसका एक अवसर दिया गया। 2009 में श्रीलंका ने जो है यहाँ पर अपने पूरे एरिया को ज्यादा जो है संभालने की जरूरत करनी शुरू कर दी, और उसके बाद फिर जब 2010 में सिविल वॉर पूरा खत्म होता है तब वापस से पूरे एरिया में आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो गई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है दोनों देशों के बीच में फिशरमैन का इशू, ये नहीं है कि मैं कहूंगी खत्म हो गया, ये आज भी है, क्योंकि कच्छातीवू आइलैंड के बारे में बात हुई इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूरा समझा दिया जाए कि कच्छातीवू आइलैंड क्या है। तो इसका कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज जो है आपस में समन्वित गश्त करती हैं, पेट्रोलिंग करती ही करती हैं, ताकि कभी भी कुछ भी यहाँ पर इस तरीके के लोग एक दूसरे के आइलैंड पे या के जगह पे आ जाते हैं तो उनको जो है दूसरी सरकार को, अपनी रिस्पेक्टिव सरकार को वापस लोगों को कर दिया जाता है। ये देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे है कच्छातीवू आइलैंड, ये रहा रामेश्वरम। जाफना डिस्ट्रिक्ट जो है ये क्या है, ये श्रीलंका का नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बीच में पार्क स्ट्रीट पड़ती है। यह है रामनाथापुरम। कन्याकुमारी नीचे की तरफ है, वो इस तरफ नहीं आएगा, आप सोचो कि इंडिया का लास्ट पॉइंट तो कन्याकुमारी है, पर वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, फिर आता है भाई इसके बाद सेंट्रल जो हमारी सरकार है, उन्होंने काफी सारे ऐसे ऐसे अब जो है वो टॉपिक्स लिए हैं जिसके तहत अब पुराने बिल्स को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे नए नए बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने यहाँ पर IPC के 3 यहाँ पर चेंजेस करने के लिए रूल्स को यहाँ पर बनाया है। 3 बिल्स जो है वो कौन से हैं, एक तो भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य बिल। ये तीनों बिल जो है पुराने IPC के जो बिल्स वगैरह हैं उनको यहाँ पर चेंज जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये बिल्स जो है वो एक तरीके से नई संस्कृति पर आधारित होंगे, क्योंकि पुराने बिल्स बहुत पुराने तरीके से बने हुए हैं, ब्रिटिश सरकार के समय के बने हुए हैं, वो कॉलोनियल लेगेसी को दर्शाते हैं, वो औपनिवेशिक विरासत को दर्शाते हैं। आज की सोसाइटी के लॉज और तौर तरीके अलग हैं। आप कह सकते हैं वो पुराने हैं, जटिल है, अस्पष्ट है, और अब यहाँ पर जो है उसको नए तरीके से लेके आया जाएगा और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ करके भारत जिन सिद्धांतों पे काम करता है, जैसे कि समानता, गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, उनके ऊपर काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है काफी सारी चीजों को चेंज करके इसमें ये सब ऐड किया गया। तो ब्रिटिश एरा के जो यहाँ पे पूरे लॉज हैं उनके ऊपर पूरी बात की गई है। और इन बिल के लिए अभी जैसे ये वाला बिल है भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल जो होगा उसमें साइबर अपराध को इंक्लूड करेंगे, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। मॉब लिंचिंग, लोगों पे इकट्ठा होकर के धावा बोल देना, आतंकवाद, घृणा अपराध, सम्मान अपराध, ऐसी सब बातों को शामिल किया जाएगा। महिला, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, इन सब के लिए अलग से प्रावधान भी बनाए जाएगी। ऐसे जैसे नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक है, उसमें जितने भी लोगों के साथ गलत हुआ है, पीड़ित हैं, गवाह है, आरोपी है, उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मुआवजा और पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाएंगी। तो नई नई बातों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले, इसके ऊपर कोशिश जो है वो सरकार की रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो जुडिशरी वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डीफेम में रहती है कि वहां पर जस्टिस सही तरीके से और टाइम पे नहीं मिलता, डिलेड जस्टिस बहुत रहता है। तो इस तरीके से ये भी तीसरा बिल है भारतीय साक्ष्य बिल। साक्ष्य बिल के अंदर जो है DNA, जैसे साक्ष्य होता है ना, साक्ष्य मीन्स होता है आपका जो आपको इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ सबूत दे रहा है,
तो साक्ष्य में डीएनए टेस्टिंग होती है, नार्को टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग होते हैं, तो उनके क्या मापदंड होंगे उसको तैयार किया जा रहा है। तो इस बिल को यहाँ पर लाया गया है, जिसमें पहला बिल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय संहिता बिल, जिसके अंदर अगर कभी भी मॉब लिंचिंग जैसी चीज की गई है तो उसके लिए आपको अधिकतम जो दंड होगा वो मृत्युदंड दिया जाएगा। और शादी के झूठे वादे पे महिलाओं के साथ यौन संबंध अगर बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए 10 वर्ष का कारावास जो है वो किया जाएगा। किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ राजद्रोह से संबंधित यहाँ पर जो है उसको हटा दिया गया है। जो आतंकवाद, अलगाववाद है, भारत के विरुद्ध अगर आप सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर अलग से परिभाषा एक दी गई है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी चीजें बाहर आएंगी मैं आपको और बताऊंगी इसमें। और ये बोला गया कि भाई अगर मान लीजिए कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है तो उसी के आधार पर संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इसमें जो है यहाँ पर आज की जरूरतों को पूरा करने की बात की जाएगी। महिलाओं के खिलाफ जो यौन हिंसा के मामले हो रहे हैं उसमें यहाँ पर जो है पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो की जाएगी, कंपलसरी की जाएगी। कंप्लेन का स्टेटस 90 दिनों में इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। 7 सालों से ज्यादा की सजा यहाँ पर दी जा सकती है। और साथ ही साथ विशिष्ट अपराधों के लिए कुछ स्पेशल अपराध होंगे, उसके लिए तो सामुदायिक सेवा शुरू की जाएगी। आरोप पत्र दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा जो है वो 180 दिन यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। 120 दिनों के भीतर पुलिस के अधिकारियों लोक सेवा के विरुद्ध जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं उसमें अभियोजन की अनुमति मानी जाएगी। तलाशी और जब्त करने की जो जो आप पूरी प्रक्रिया करते हो उसकी वीडियोग्राफी करनी जाएगी। इसके बिना आप यहाँ पे सबमिट ही नहीं कर सकते उसको। ठीक है भाई। और 7 वर्षों के ऊपर जितना भी कारावास होता है तो उन सबके लिए आपको फॉरेंसिक संग्रह जो है वो फॉरेंसिक से पूरी जांच लेनी आवश्यक होगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। और एक पुलिस ऑफिसर जो डेजिग्नेटेड होगा, मतलब जिसको एक पोस्ट होगी, सिर्फ वही वाली सारी चीजों को चेक कर सकता है, ऑनलाइन भी और फिजिकली। तो ये 3 बिल्स हैं जो कि काफी सारी बातों को रिप्लेस करेंगे। जैसे कि अगर एक ये वाला आया है आईपीसी 1860 वाला, इसकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 आएगा। सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस इकट्ठा करने का उसके लिए भारतीय साक्ष्य बिल लेके आया जाएगा, जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके के बिल जो है वो इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाए गए हैं, इसमें ये चेंजेस होंगे। ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल यूथ डे। 12 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, नेशनल यूथ डे नहीं। नेशनल यूथ डे तो हम जनवरी में मनाते हैं, 12 जनवरी को, जब स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे आता है। यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 अगस्त। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये भी याद रखना भाई, इसमें इस बार की जो है 12 अगस्त का ये सब आप रीड कर लो, इसमें तो इजी इजी बातें हैं, मैं आपको समझा ही देती हूँ सारा कुछ, इसमें ऐसा कुछ रीड करने वाला नहीं है। असल में जो ये इंटरनेशनल यूथ डे है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से डिसाइड हुआ था। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो इम्पोर्टेंट है, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये 5th वाली, ये इसकी थीम है। उसके बाद यहाँ पर यूथ जो है उनके लिए किस तरीके से आगे तैयारी करनी होगी, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबल कैसे रखना होगा, ग्रीनरी चीजों को कैसे प्रमोट करना होगा, वो सारे स्टेप्स को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस डिसीजन कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, छोटा सा आर्टिकल है। बस मेन बात क्या याद रखनी है, मेन चीज एक याद रखनी है, इस बार की थीम क्या है और डेट कौन सी है, बस इतना याद रख लो, बहुत है प्रीलिम्स के लिए। फिर आता है भाई, अब इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बैठी है उन्होंने यहाँ पर बोला कि सीआरआर में जो है उसको, सीआरआर को अलग रखने के निर्देश जो है वो आरबीआई ने दिए हैं। आपको पता है कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशो होता है, एक कैश रिजर्व रेशो अलग से होता है, जो कि जितने भी बैंक होते हैं उनको अलग से रखना होता है। ठीक है, अपने पास अलग से रिजर्व करके रखना होता है। ठीक है भाई। और ये सीआरआर अपने पास नहीं होता, ये सीआरआर जो है वो किसके पास रखवाना होता है, आरबीआई के पास। मतलब कोई भी एक बैंक है एक्स वाई जेड बैंक, अपने अपने जितनी भी उसकी असेट है, जितनी भी उसकी सेविंग है, एनडीटीटीएल है, उसका कुछ परसेंट में 4%, 3%, 10%, 12%, जितना भी होता है आरबीआई डिसाइड करेगी, उसका वो परसेंट आरबीआई के पास रखवाना होता है। उसे हम कहते हैं यहाँ पर सीआरआर। ठीक है। तो बैंक को यहाँ पर जो है उसकी अपनी जमा राशि में जो है कुछ अमाउंट वहां रखना होता है। ठीक है भाई। तो अभी इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या चीज है, वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात।
ये एक हर एक को रखना होता है सीआरआर। यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो। सीआरआर किसी भी बैंक की जमा राशि का वो हिस्सा होता है जो कि अपने पास जमा रखे केंद्रीय बैंकों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, ये आपको रखना ही पड़ता है, उसे हम कहते हैं सीआरआर। ताकि कभी भी कोई एक प्रॉब्लम हो जाए तो उनके पास कुछ एक अमाउंट में पैसा होना चाहिए। ठीक है, ये टेम्पररी होता है, इसको कितना ज्यादा कम और बढ़ाया जा सकता है, कुछ टाइम फ्रेम के लिए रखवाया जाता है, ताकि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं उसको आप अलग से सेव करके रख लो अपनी जरूरत के समय पे। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इंक्रीमेंटल होता है, पैसे सीआरआर 4% 5% चल रहा है वो अलग है, लेकिन इंक्रीमेंटल होता है जो कि आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स आने पे रखवाया जाता है, उसे इंक्रीमेंटल सीआरआर कहते हैं। जो कि एक खास अप्रोच के साथ रखा जाता है ताकि बैंक के पास और मार्केट में पैसों को कंट्रोल किया जा सके। यही सेम काम जो आरबीआई की मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसका भी यही काम होता है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस भी आप रीड कर लो, वही चीज है जो मैंने आपको समझाया है कि अत्यधिक तरलता हो जाती है जब पैसों की, तब उस समय जो है काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो उस केस में यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों को एक तरीके से कंट्रोल करके रखना होता है। तो इससे मौद्रिक नीति जो है वो नियंत्रित हो सकती है। और सीआरआर, जिसमें इंक्रीमेंटल वाला सीआरआर भी आता है, वो सबसे करके जो है आरबीआई उस चीज को कंट्रोल कर सकती है। प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सकता है, ताकि, क्योंकि अगर देखो मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन आनी शुरू हो जाएगी, तो उसको रोकने के लिए ये चीज की जाती है। ऐसे ये वाला जो आर्टिकल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी मीटिंग हुई है जिसमें ये बोला है कि भाई 5.4% जो है महंगाई की दरें रहने वाली है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो पूरी आती है, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, सबके ऊपर बात की जाती है। और इस बार की जो रिपोर्ट आई है उसमें रेपो रेट जो होता है, रीपर्चेजिंग रेट ऑप्शन, उसको 6.5% पे ही रखा गया है। मतलब कि जो बैंक है, मान लो कोई XYZ बैंक है, वो आरबीआई से जो लोन ले सकती है वो 6.5% के इंटरेस्ट रेट पे लोन को ले सकती है। ठीक है, बाकी इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इन्फ्लेशन के लिए 5.4% का बताया गया है। ये बताया कि भाई फूड के प्राइसेस जो है वो कुछ इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि मॉनसून का पैटर्न खराब हुआ है, एल नीनो, ला नीना, एनसो का इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ जीडीपी की ग्रोथ की प्रोजेक्शन भी बताई है, 6.5% बताया, सेम वही चीज है। और इन्फ्लेशन का सीपीआई जो है वो भी उसके लिए भी बताया गया है, सीपीआई पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया हर चीज को लेकर के। लिक्विडिटी जो एक्सेस है, अतिरिक्त लिक्विडिटी हो जाती है हर जगह पर, उसके लिए भी एक इंक्रीमेंटल का बताया गया है कि आप जो है इंक्रीमेंटल 10% का भी सीआरआर रख सकते हो। तो ये सारी बातें जो है मॉनेटरी पॉलिसी की आई हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके सरकार जो है ना, वो जो एक्सेस अमाउंट होता है ना, एक्सेस जो मनी होती है, उसको बहुत इजीली कंट्रोल कर पाती है। जो एक्सेस अमाउंट में जितनी भी मनी होती है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आरबीआई यही काम करती है, हर जो है साल में 2 से 3 महीने बाद जो है इसको रिलीज करती है और उससे पूरा डिसाइड किया जाता है। आज का क्वेश्चन पार्लियामेंट की मोशन से जुड़ा हुआ है, एडजर्नमेंट साइन जाए। एडजर्नमेंट वर्ड तो आप लोगों ने सुना हुआ है ना, आपने सुना होगा एडजर्नमेंट वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है जजेस द्वारा कि नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड, सुना है ना ये शब्द। तो एडजर्नमेंट क्या होता है, वो बोलते हैं नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 2 वीक्स, मतलब कि 2 हफ्तों के बाद इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। सुना है ना ये चीज। मतलब क्या हुआ एडजर्नमेंट का, कि पोस्टपोन कर दिया, कितने बाद, 2 हफ्ते बाद। लेकिन साइन डाई में क्या होता है, अब एडजर्नमेंट में तो बता देते हैं कि 2 हफ्ते बाद आएंगी, पर एडजर्नमेंट साइन डाई में नहीं बताया जाता कि कितने टाइम बाद मिलेंगे। इनडेफिनाइट पीरियड के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया जाता है, उसे कहते हैं हम एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, अगली बार हम लोग कब मिलेंगे, पुनः समन्वित कब होंगे, इसका कोई भी डिसाइड नहीं होता। और ये जो पावर होती है जर्मन साइन डाई की, थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास होती है, वो गलत लिखा है, वो स्पीकर के पास होती है। ठीक है, तो ये वाली जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो गई। प्रेसिडेंट के पास जो है वो किसकी पावर होती है, सम्मन करने की और प्रोरोग करने की। सम्मन का मतलब होता है बुलाना और प्रोरोग का मतलब होता है खत्म करना। तो सम्मन करने की और प्रोरोग करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। उसके अलावा एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइन डाई, ये सारी पावर्स स्पीकर के पास होती हैं। अगर लोकसभा की है तो लोकसभा का स्पीकर होगा, और चेयरमैन है तो राज्यसभा का होगा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगी। फोर्थ वाली में भी गलत है, प्रेसिडेंट की जगह स्पीकर आएगा।
या फिर आप स्पीकर की जगह एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, क्योंकि अगर स्पीकर नहीं है तो वो काम डेप्यूटी स्पीकर कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, आंसर हो जाएगा 3 और 4, दोनों स्टेटमेंट गलत है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इसे आप एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन को देख सकते हो एक बार। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि हम आज खत्म कर रहे हैं, जैसे क्या होता है कि जैसे हम आज का सेशन क्लास को खत्म कर रहे हैं उसे कहते हैं एडजर्न करना। प्रोरोग करने का मतलब होता है पूरी सिटिंग, पूरा एक सेशन ही खत्म हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमारे सेशन होते हैं साल भर के 3, कौन कौन से 3 सेशन होते हैं मैंने याद करने का तरीका बताया है, बीएमडब्ल्यू से याद रखोगे। बी का मतलब क्या होता है, बजट, एम का मतलब क्या होता है, मॉनसून, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर, सीक्वेंस में याद रखना बीएमडब्ल्यू। बजट सेशन की शुरुआत और बजट सेशन का अंत, शुरुआत को हम क्या कहेंगे, बजट सेशन की शुरुआत को हम कहेंगे समवन, और बजट सेशन के अंत को हम क्या कहेंगे, प्रोरोग। ठीक है, ये सेशन। लेकिन जो ये डेली मिल रही है, डेली जो क्लासेस लग रही है इनकी, उनको हम क्या कहेंगे, सिटिंग। तो अगर एक सिटिंग खत्म करनी है, एक दिन खत्म करना है, तो एडजर्नमेंट कहा जाता है। पूरा सेशन खत्म कर देना जो कि हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, उसे प्रोरोग कहा जाता है। एडजर्नमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे, प्रोरोग्स प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है भाई, समझे बात को, क्लियर होगी ना बात ये वाली। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो भाई, वो आ रहा है स्पेस इनोवेशन चैलेंज जो शुरू किया जा रहा है 2023 का, अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलके इसरो और नवरस नवर्स जो है साथ में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल लेवल का कैंपेन है ताकि जितने भी यहाँ पर आगे आने वाली जनरेशन में लोग स्पेस में जाने के लिए, अगली पीढ़ी अंतरिक्ष उत्साही है, वो यहाँ पे आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का, जिसमें अटल इनोवेशन मिशन, इसरो और नवर्स एजुटेक मिलकर के इसको स्टार्ट कर रहे हैं सारे स्कूल के बच्चों के लिए जो यहाँ पर स्पेस के लिए एंथुजियास्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही लिखिए, आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने 6 आर्टिकल और 2 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन में प्रोरॉग और वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना उन सबको जो बताए हैं, ये वो भी करंट में ही बातें हैं क्योंकि अभी चल रहा है ना लोकसभा का सेशन। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कच्छा थी वो आइलैंड है, कहाँ लोकेटेड है, किसके अंडर आता है, कब दिया था इंडिया ने श्रीलंका को, वो इंपॉर्टेंट है। यूथ डे की डे इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कब कौन रिलीज करता है, कितना सीआरआर और कितना उन्होंने प्रोजेक्शन बताया है, वो इंपॉर्टेंट है। इस वाले आर्टिकल में थर्ड वाले में लॉस के ऊपर, अभी जब इन लॉस की डिटेल आएगी तब वो इंपॉर्टेंट बनेगी, अभी इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी एनसो का इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ता है, ये पूरा आर्टिकल मेंस के लिए जाएगा। बाकी सारे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के लिए जाने वाले, इंक्लूडिंग जो 2 क्वेश्चंस करवाए वो सब प्रीलिम्स के लिए जाएगा। ठीक है भाई, कंप्लीट करना है इन सभी को। बाकी ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिए, समझा दिया है, तो इन सबको कंप्लीट करना। ये सारे आर्टिकल्स को मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।